fans packed into BC Place Saturday night to witness Diljit Dosanjh make history. The first leg of his Dilluminati tour expected to be the biggest Punjabi performance outside of India. दिलजीत दोसांझ, एक ऐसा नाम जिसको देखने के लिए लोग पागल होते जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जो कि इस टाइम पे इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है। Making his US TV debut, performing Born to Shine and Goat. Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. एक ऐसा सिंगर जिसके कॉन्सर्ट्स की टिकट लोग डबल, ट्रिपल, इवन 4x प्राइसेस तक पे खरीद रहे हैं। और ये टिकट्स ऑलरेडी इतनी सस्ती नहीं है। ये टिकट्स का ओरिजिनल प्राइस 5,000 से लेके 20,000 तक है। इवन दिलजीत दोसांझ की एक ब्लैक टिकट तो 54 lakhs तक में सोल्ड आउट हुई थी। मतलब कि लोग दिलजीत के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि उनको टिकट्स के प्राइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, because they just want to see him performing live. Diljit Dosanjh was the first Indian singer to perform at Coachella and वो पूरा शो sold out कर देते हैं। सत श्री अकाल जी। मैं भी ये ਤਾਂ हिस्ट्री 'ਚ लिखिया गया ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਚੇਲਾ ਓਏ। दिलजीत दोसांझ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कि इंडिया में रह के इंडिया के बाहर नाम कमाया है। जहाँ पे इंडियन सिंगर्स कभी पहुँच भी नहीं सकते थे, वहाँ पे दिलजीत दोसांझ बैठ चुके हैं। दिलजीत दोसांझ के तीन एल्बम बिलबोर्ड पे लगे थे। दिलजीत दोसांझ वाज फर्स्ट सिंगर फॉर अ कवर ऑफ बिलबोर्ड कनाडा। Diljit is the first Indian artist in the world to be featured on the global Billboard cover. और ये तो इनके अचीवमेंट्स की अभी शुरुआत है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारे अचीवमेंट्स कमाए हैं। वो एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। उन्होंने काफ़ी सारी ब्रिलियंट पिक्चरें निकाली जिनमें से उनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले। अभी उनकी एक रीसेंट पिक्चर थी चमकील है, जिसके अंदर लोगों को उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आखिर दिलजीत दोसांझ ने ये सब किया कैसे? क्या वो अचानक से इतने ज़्यादा पॉपुलर बन गए हैं? एक्चुअली नहीं। फिर कई लोग कहते हैं ਹੁਣ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਆਊਟ ਆਫ ਸਡਨ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਡਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਡਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? मेरा जोर लग गया। तो आखिर कैसे एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला लड़का इतने बड़े बड़े स्टेजेस पे गा के लोगों के दिल जीत रहा है? दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को पंजाब जलंधर के एक छोटे से गांव दोसांझ में होता है। यहीं से दिलजीत दोसांझ को उनका अपना सरनेम दोसांझ मिलता है। दिलजीत दोसांझ का जन्म एक बहुत अमीर फैमिली में नहीं होता है। उनके फादर बलबीर सिंह पंजाब रोडवेज के लिए बस चलाते थे एंड इसीलिए उनके घर में मंथली इनकम सिर्फ 5,000 आती थी। दिलजीत दोसांझ की फैमिली में 5 मेंबर थे। उनके फादर बलबीर सिंह जो कि पंजाब रोडवेज के लिए बस चलाते थे, उनकी मदर सुखविंदर कौर जो कि एक हाउसवाइफ का काम करती थी, उनकी बड़ी बहन और उनका छोटा भाई मनजीत सिंह। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि दिलजीत दोसांझ बचपन से फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे। इसी चीज़ के चलते हुए दिलजीत दोसांझ के मॉम और डैड ये डिसीजन लेते हैं कि वो दिलजीत को लुधियाना भेज देंगे उनके अंकल के पास फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर। और ये डिसीजन दिलजीत दोसांझ को अच्छा नहीं लगता है। मैं 11 साल का था जब से मैं घर से शिफ्ट हो गया, मतलब अकेला हो गया। मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गांव से। तब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मुझे लगा मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने तू जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं क्या यार हद हो गई, थोड़ा पूछा ही नहीं किसी ने। इसी कारण दिलजीत दोसांझ का उनकी मॉम और डैड के साथ इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बनता है। तो 10-11 साल में ही मेरा कनेक्शन टूट गया फैमिली से। पर दिलजीत को ये नहीं पता था कि उनकी फैमिली का ये डिसीजन ही उनको आज इतना बड़ा सिंगर बना देगा। तो दिलजीत दोसांझ के अंकल उनके एरिया के काफ़ी फेमस रागी थे एंड इसी के चलते दिलजीत दोसांझ का भी इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ काफ़ी बढ़ने लग जाता है। वो अपने अंकल से काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखते हैं एंड ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने अंकल के साथ तबला बजाना शुरू कर देते हैं एट लोकल गुरुद्वारास।
और धीरे धीरे वो खुद भी गाना शुरू कर देते हैं। आगे जाके जो सभ्याचारिक मेले होते हैं, जो कि पंजाब के लोकल मेले होते हैं, वहाँ पे भी गाना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसे ही गाते गाते वो मिलते हैं राजेंद्र सिंह एंड बलवीर बोपराय से। वो दोनों ही कंपनी जिसका नाम होता है फाइन ट्यून, उसके लिए काम करते थे और उनकी हेल्प से दिलजीत अपना पहला सॉन्ग रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है इश्क दा ऊड़ा एड़ा। और इस सॉन्ग से दिलजीत को थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलने लग जाती है, जिस कारण दिलजीत 17 साल की उम्र तक आते आते एक शो का 50,000 रुपये तक चार्ज करने लग जाते हैं। एंड ऐसे दिलजीत अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। यस, दिलजीत का एक्चुअली में रियल नेम दिलजीत नहीं होता है, दिलजीत का असली नाम होता है दलजीत, जिसको कि बलवीर बोपराय खुद चेंज करने के लिए कहते हैं क्योंकि दिलजीत एज अ स्टेज नेम काफ़ी अच्छा साउंड करता है। एंड दिलजीत बलवीर बोपराय के साथ मिलके और भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स रिलीज़ करते हैं और उनमें से कुछ फेमस सॉन्ग थे इश्क हो गया इन 2006 एंड चॉकलेट इन 2008। एंड जो चॉकलेट गाना था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है एंड इन गानों के चलते दिलजीत दोसांझ पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। एंड ऐसे ही गाते गाते दिलजीत दोसांझ अपना फर्स्ट कोलैब एल्बम निकालते हैं विद हनी सिंह, जिस एल्बम का नाम होता है नेक्स्ट लेवल। एंड वो एल्बम सुपर हिट चली जाती है। लोग दिलजीत दोसांझ को अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी सुनने लग गए थे। एंड दिलजीत दोसांझ की म्यूजिक वीडियोस की एक्टिंग को देख के लोगों को इतना पता चल चुका था कि दिलजीत ऑल्सो कैन वर्क इन मूवीज। और ऐसे वो अपना पहला डेब्यू देते हैं इन अ मूवी कॉल्ड लायंस ऑफ पंजाब। वो मूवी तो इतनी अच्छी हिट नहीं होती है, लेकिन उस मूवी का एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है एंड उस गाने का नाम था लक 28 कुड़ी दा। एंड ऐसे ही आ जाता है 2013 जब दिलजीत बादशाह के साथ कोलैब करके एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉपर पटोला। एंड ये सॉन्ग इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि दिलजीत जो फेम पाना चाहते थे वो उनको इस सॉन्ग से मिल जाती है। एंड ये पहला सॉन्ग बनता है टू बी फीचर्ड इन वीवा। पर दिलजीत सिर्फ गानों में नहीं फोड़ रहा था, दिलजीत अपना एक्टिंग के करियर में भी फोड़ रहा था। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए दिलजीत दोसांझ को उनकी एक मूवी उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए अवार्ड मिलता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दिलजीत दोसांझ जो फेम चाहते थे उनको वो मिल चुका था एंड इसी के चलते दिलजीत दोसांझ अपना पहला आउटसाइड ऑफ इंडिया टूर अनाउंस करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं दोसांझ टूर। एंड वो सारे के सारे सोल्ड आउट भी हो जाते हैं। अब तक तुम लोग ये सोच रहे होगे कि दिलजीत दोसांझ के करियर में तो कुछ बुरा ही नहीं हुआ, दिलजीत दोसांझ की ज़िंदगी मक्खन चल रही है। एक्चुअली नहीं। दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज का सामना किया था और उनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि दिलजीत को लाइव आके माफिया तक मांगनी पड़ गई थी। जिसमें से पहली कंट्रोवर्सी हुई 2011 में जब उन्होंने अपना कोलैब सॉन्ग रिलीज़ किया था हनी सिंह के साथ जिसका नाम था अर्बन पेंडू। एंड इस सॉन्ग को वाइडली कैंसिल करा गया क्योंकि इस सॉन्ग में टीनेज लड़कियों को दारू पीते हुए दिखाया गया, उनको सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हुए दिखाया गया, उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे करा गया। एंड इस गाने की वजह से दिलजीत दोसांझ के घर के बाहर प्रोटेस्ट तक होने लग गए थे। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था पंजाबी जिसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। एंड यही एक रीज़न है कि दिलजीत दोसांझ अपनी फैमिली को कभी भी शो नहीं करते हैं। दिलजीत लेकिन इतना ओपन है लेकिन येट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर फैमिली। आपकी बहन कभी कभी फेस नहीं आप दिखाते, तो ऐसा क्यों? मैं जी लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत सहा है पहले। तो आपकी फैमिली में है कौन कौन? फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करता। नहीं करता। हाँ, नहीं मैं कुछ पोस्ट भी नहीं करता अपने घर वालों की कोई पिक्चर या कोई फोटो, तो इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैंने पहले लाइफ में बहुत क्रिटिसिज्म सहा है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है खाड़कू। एंड ये सॉन्ग इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि सिख समाज के लोग दिलजीत दोसांझ के पीछे पड़ जाते हैं। ओके मैं तोड़ दूं कोई तेरा मेरा प्यार नहीं, पूरे जट खाड़कू खड़ा। क्योंकि इस सॉन्ग में कुछ लाइनें ऐसी थी जो कि सिख समाज के लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, उनके रिलीजन को ये लाइनें हर्ट कर रही थी। एंड इस सॉन्ग के लिए दिलजीत दोसांझ ने लाइव आके अपॉलॉजी भी मांगी थी एंड इसी के साथ साथ उन्होंने अपने सॉन्ग अर्बन पेंडू के लिए भी उसी दिन माफ़ी मांग ली थी लाइव गुरुद्वारे में आके। एंड एक और कंट्रोवर्सी बहुत आगे आ रही है। जब दिलजीत दोसांझ ने जब दिल्ली में एक कॉन्सर्ट किया था, जो स्टेडियम उन्होंने उस कॉन्सर्ट के लिए यूज़ किया था उसकी बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हुई थी। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं
और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है और जो बच्चों का सामान होता है, प्रैक्टिस करने का हडल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़-फोड़ करके फेंक दिया जाता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। बट अगर हम कंट्रोवर्सीज को साइड करें तो दिलजीत दोसांझ इज अ लेजेंड। लिटरली दिलजीत दोसांझ इज अ लेजेंड। दिलजीत दोसांझ ने जितना इंडिया का नाम रोशन करा है, आई गेस कि इतना नाम रोशन किसी और सिंगर ने नहीं करा होगा। अब तुम्हें दिलजीत दोसांझ की अर्ली लाइफ, उनके साथ हुई सारी कंट्रोवर्सीज एंड उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता चल चुका है। तो देखो, इस सारे अर्ली लाइफ को स्टडी करने के बाद एंड इन सब के बाद मैं एक ही कंक्लूजन पे आया हूँ कि तुम लोगों को कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। दिलजीत दोसांझ को देख के तुम्हें इंस्पायर होना चाहिए कि तुम अगर कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग। तुम लोग ये खुद सोचो कि दिलजीत दोसांझ एक छोटे से गांव में पैदा हुए। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो आज कोचेला जैसी जगहों पे परफॉर्म करेंगे जहां पे आज तक कोई इंडियन आर्टिस्ट परफॉर्म ही नहीं किया है। हर जगह इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, हर जगह सोल्ड आउट शो कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा था अपनी ज़िंदगी में? नहीं। तो दिलजीत दोसांझ को एक इंस्पिरेशन की तरह लेके तुम्हें चलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ इंस्पिरेशन। तो यस, यही थी दिलजीत दोसांझ की लाइफ के ऊपर पूरी एक छोटी सी बायोग्राफ, जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने उनकी अर्ली लाइफ, उनकी कंट्रोवर्सीज एंड उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात की है। यस, दैट इज़ द वीडियो। प्लीज़ मैं तुम्हें एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी अप्रिसिएशन करो, अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पे अपना एडिटिंग को सही करना चाहिए, मुझे कहाँ पे अपनी वॉइसेस को सही करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करो, जो भी तुम्हें वीडियो के बारे में अच्छा लगा या बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करो एंड मुझे बताओ कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एंड यस, अगर तुम ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो एंड मैं आपसे मिलूंगा और ऐसी बढ़िया वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।